अब देखते हैं भाग 4 जिसमें आता है डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है उसको देखते हैं। तो डीपीएसपी संविधान के निर्माताओं ने फेबियन समाजवाद से प्रभावित होकर लोक कल्याणकारी राज्य को प्रभुता देते हुए भाग 4 यानी अनुच्छेद 31 से लेकर 51 तक राज्यों के नीति निर्देश प्रदान किए हैं। राज्य कानून निर्माण के समय लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करेगा ये नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य को निर्देश देता है ताकि राज्य लोक कल्याण में कार्य कर सके। लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता क्या है? तो बाध्यकारी स्वरूप नहीं है इसका। संसाधन उपलब्ध होने पर करना की कोशिश करेगा राज्य के संसाधन पर निर्भर करता है। वाद योग्य नहीं है, यानी इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये सकारात्मक स्वरूप है इसका। यह व्यक्ति को नहीं राज्यों के लिए प्रदान किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। तो ये था लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता। अब एक है समाजवाद के आधार पर। तो भारतीय संविधान समाजवादी सिद्धांतों से प्रभावित दिखता है। इसका प्रावधान मौलिक अधिकार के साथ डीपीएसपी में भी किया गया है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समानता को स्थापित करना है और इसी पर जोर देता है, जो आर्थिक समानता पर मुख्य रूप से जोर देता है समाजवाद। 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना समाजवाद शब्द को स्थापित किया गया है प्रस्तावना में, तथा इसे लागू करने के लिए कई संवैधानिक उपबंध भी किए गए हैं। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता को स्थापित करने को महत्व देता है। समाज के मुख्य धारा में कटे व्यक्तियों को विशेष सुविधा देकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है। फिर अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में इसके संबंध में प्रावधान किया जाता है। फिर अनुच्छेद 16 में सभी के लिए अवसर की समता की व्यवस्था की जाती है। अनुच्छेद 17 में जातिगत आधार पर भेदभाव को कम करने हेतु, किसी भी प्रकार की छूआछूत का अंत करने हेतु और इसके अतिरिक्त डीपीएसपी के समाजवादी व्यवस्था को लागू करने हेतु कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक रूप से आरक्षण देकर, आर्थिक रूप से मनरेगा आदि देकर और राजनीतिक रूप से विशेष आरक्षण देकर राजनीति में इनको सामाजिक न्याय का प्रयास किया जाता है, जिससे सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि देकर। जैसे अनुच्छेद 38 में इसके तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने और सुविधा, आय तथा अवसरों की असमानता को कम करना, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 38 में। इसके संबंध में प्रयास क्या है? सामाजिक न्याय के लिए कई संवैधानिक आयोगों का गठन किया गया है, जैसे NC, SC, ST और BC। पिछले वर्गों को मुख्य धारा से लाने हेतु आरक्षण की सुविधा, आर्थिक न्याय के लिए मनरेगा कार्यक्रम, अवसर को समानता के लिए कई प्रकार के स्वास्थ्य सुविधा के संचालन हेतु आयुष्मान भारत आदि जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। फिर अनुच्छेद 39 के तहत सभी नागरिकों को पर्याप्त साधन की सुविधा, भौतिक साधनों के समान वितरण और वित्त तथा उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण, पुरुषों के लिए समान कार्य पर समान वेतन, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य पर समान वेतन की व्यवस्था, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत, 1976 के अंतर्गत। फिर कामगारों जो हैं श्रमिक, उनके स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रावधान, ये सभी अनुच्छेद 39 के अंतर्गत किए गए हैं। इसमें प्रयास जैसे बच्चों के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए ICDS, भूमि समान वितरण के लिए भूमि सुधार अधिनियम, समान वेतन के लिए समान पारिश्रमिक व्यवस्था, ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ये सभी समाज में समानता यानी समाजवाद को स्थापित करने के अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 41 में कार्य व शिक्षा के अधिकार तथा बेरोजगारी, वृद्धा जैसे विकलांग और बीमारी में सहायता प्राप्ति का अधिकार, इसके प्रयास में बिहार सरकार द्वारा वृद्धों को आर्थिक सहायता और पेंशन देने का, बेरोजगारी भत्ता आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 42 में न्यायपूर्ण एवं मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत का प्रावधान किया गया है। मातृत्व राहत अधिनियम 2017 के तहत 24 सप्ताह से उसे बढ़ाकर 26 सप्ताह में वृद्धि कर दी गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन सुरक्षा के लिए वर्ष 2013 में अधिनियम पारित किया गया, जिसे विशाखा गाइडलाइन कहते हैं।
इसमें प्रयास किए जा रहे हैं मानवीय परिस्थिति और मातृत्व राहत के लिए। फिर अनुच्छेद 43 में इसमें सभी श्रमिकों के जीविका यापन के लिए वेतन, जीवन स्तर में सुधार के लिए तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों को सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रयास में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जिसमें 400 कुछ रुपया लाया गया है बढ़ाकर, मनरेगा नियम जो 2005 से लागू है। फिर अनुच्छेद 43A में इसमें उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिक भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है, जैसे कारखाना अधिनियम 1948, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। अनुच्छेद 47 में इसमें लोगों को पोषण स्तर को ऊंचा उठाने और जीवन स्तर को तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रावधान किया गया है, जिसमें मातृ वंदना योजना के तहत पोषण 2.0 आदि के तहत वन राशन वन नेशन के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा को स्थापित करने और पोषण के स्तर को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। फिर इसी के संबंध में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे भारतीय संविधान समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करता है, इसके संबंध में किए गए उपबंधों का उल्लेख करें तथा सरकार के प्रयासों को समझाएं। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करता है, इस संबंध में किए गए प्रयासों की समीक्षा करें। इस प्रकार हम लोगों ने समाजवादी व्यवस्था को देखा, जिसके अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए थे। अब गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर संविधान के भाग 4 में भिन्न अनुच्छेद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार को स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान गांधीवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित है। अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 48 और 47 ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है और उसके संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के स्थानीय स्वशासन को स्थापित किया जाता है, जैसे ग्राम और शहरी दोनों पंचायत का स्थापना। फिर अनुच्छेद 43 के अंतर्गत इसमें कुटीर उद्योग पर स्थापना पर जोर दिया गया है और हथकरघा उद्योग जैसे सिडबी की स्थापना, महिला उद्यमी योजना, वोकल फॉर लोकल, ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु। फिर अनुच्छेद 43 में इसमें सरकारी समिति का गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें लागू करने और उसके बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया जा रहा है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधा हेतु राज्यों के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रयास इसे बढ़ावा देने हेतु समय पर विशेष सुविधा जैसे आरक्षण दिए जा रहे हैं। ये है अनुसूचित जनजाति और जनजाति को पिछड़े वर्ग से मुख्य धारा में लाने के लिए सुविधाएं अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। फिर अनुच्छेद 47 में इसमें अंतर्गत नशीले पदार्थों पर रोक लगाने और इसके लिए NDPS एक्ट बनाया गया है तथा शराबबंदी अधिनियम जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। फिर अनुच्छेद 48 में इसमें दुधारू पशु के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें इसके प्रयास में राष्ट्रीय कामधेनु योजना, गोकुल योजना जैसे योजनाएं का प्रचार किया जा रहा है। तो इससे हम गांधीवादी विचारधारा की स्थापना करते हैं भारतीय संविधान में। फिर गांधीवादी विचारधारा के बाद आता है उदारवादी विचारधारा। व्यक्ति को प्रमुखता देने हेतु अधिकार एवं उसके संरक्षण से समाजवादी उदारवाद जैसे रूढ़िवादी को समाप्त करना, लैंगिक समानता, शिक्षा पर जोर, व्यक्तिवादी समाज की अवधारणा पर जोर देता है उदारवादी। यह धारणा व्यक्ति प्रमुखता को सुनिश्चित करता है तथा उसके अधिकार को संरक्षण करने के साथ उसको बढ़ावा देने का कार्य करता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 50 साल में उत्पन्न वैश्विक आर्थिक मंदी ने आर्थिक उदारवादी धारणा को परिवर्तित करने के साथ राज्यों की भूमिका में वृद्धि किया तथा फेबियन समाजवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। इस उदारवादी अवधारणा में भिन्न भिन्न स्वरूपों को लागू करने हेतु भाग 4 के विभिन्न अनुच्छेदों को प्रावधान किया गया है तथा राज्य को निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता के प्रावधान किया गया है, जैसे गोवा और यूके यानी उत्तराखंड। लैंगिक समानता की स्थापना हेतु एक कदम है। फिर अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम छोटे बच्चों के लिए पोषण और मुफ्त शिक्षा का अधिकार जैसे आंगनवाड़ी का प्रावधान। फिर अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के विकास के लिए तकनीक को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान जैसे अनुवांशिक बीज का प्रयोग, हाइब्रिड बीज और जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग खाद्य सुधार में। अनुच्छेद 49 में स्मारकों और स्थानों को रक्षा देने और राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें
लागू करने पर राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण अधिनियम 1966 को स्थापित किया गया है। फिर अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है, अर्थात शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत को स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर देता है। इसमें बढ़ावा देने के लिए गुट निरपेक्षता, पंचशीलता आदि का प्रयोग किया जाता है, आदि नीतियों को लागू किया जाता है। तो ये सभी उदारवादी नीतियां हैं, उदारवादी विचारधारा को स्थापित करने वाले प्रावधान किए गए हैं जो व्यक्ति को प्रमुखता में रखते हैं। फिर नोट में देखते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39A, 43A और 49A को भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। जैसे 39A में निःशुल्क विधिक सहायता यानी नालसा और न्याय मित्र की सुविधा। फिर 43A में सहकारी समिति का गठन। 49A में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान। ये सिद्धांत समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास करते हैं हमारे देश में। इसका स्वरूप सकारात्मक है, DPSP का स्वरूप, और यह लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने को बढ़ावा देने में और तकनीक को बढ़ावा देकर मानवीय विकास को सुनिश्चित करता है। महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने हेतु विशेष सुविधा देता है। समावेशी विकास को स्थापित करता है। अब DPSP की चुनौतियाँ क्या है? तो DPSP बाध्यकारी स्वरूप नहीं है और यह राज्यों को संसाधन पर निर्भर करता है कि वे सुविधाएं जनता को उपलब्ध करा पाएंगे या नहीं। फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी इसमें अभाव रहता है क्योंकि ये बाध्य नहीं है। इसे न्यायालय में परिवर्तनीय या न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। इसके संबंध में 2 क्वेश्चन है DPSP के संबंध में। जैसे राज्य के नीति निर्देशकता तो एक सकारात्मक रूप में दिखाई देता है, इसे लागू करने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं और मूल्यांकन कीजिए। DPSP व्यवहारिक के जगह आदर्शवात्मक अधिक दिखता है, समीक्षा कीजिए। तो हम लोगों ने देखा भाग 4 36 से 51 के बीच DPSP और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए हैं जो हमारे राज्य या देश में लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद तीनों विचारधारा को स्थापित करते हैं जरूरत के अनुसार।